हाय गाइस, वेलकम टू द डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। आज हम पूरी क्लासिफिकेशन करेंगे पीरियोडिक टेबल की कि फुल पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरह से इनको अरेंज किया है इस टेबल के अंदर, देन उसको किस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इन सब ट्रेंड्स के बारे में, इनको भी हम कंबाइन इसके अंदर ओवरऑल रिव्यू में लेंगे। बट आज पहले हम क्लासिफाई करेंगे सारे पीरियोडिक टेबल के बारे में। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफाई करने के लिए अब हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए। तो ऐसा होता है कि जैसे पहले कोई फर्स्ट साइंटिस्ट आता है, उसको कुछ एलिमेंट पता लगे तो उसने उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज की तरह से उसको एक अरेंज कर दिया। देन एक नेक्स्ट और साइंटिस्ट आएगा, वो अपने तरीके से उनको अरेंज करने की कोशिश करेगा, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो था डोबर्नियर। फर्स्ट जो साइंटिस्ट था दैट इज डोबर्नियर। डोबर्नियर ने खुद का एक ट्रेड दिया था जिसको कहा जाता है डोबर्नियर ट्रेड्स। तो अकॉर्डिंग टू डबर्नियर साइंटिस्ट क्या कॉन्सेप्ट था कि जितने भी एलिमेंट उसके टाइम पे डिस्कवर थे, तो उसने उनके ऊपर रिसर्च की कि क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है क्या नहीं है। तो उसने क्या किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उन्हें उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो उसने उसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो डोबर्नियर ने क्या किया था, थ्री थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। कैसे ग्रुप बनाए थे? फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ग्रुप बनाया था कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को किसी एक ग्रुप में डिफाइन कर दिया। एक ग्रुप बनाया था उसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो इसने इसको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इनको इसने एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था। सल्फर, सेलेनियम और टेलीनियम, इसको इसने एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था। तो जब उसने ये ग्रुप्स बनाए तो उसने क्या कहा कि जो मैंने ये ग्रुप्स बनाए हैं, थ्री थ्री के पेयर्स बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं उसने पेयर, सो दैट उनकी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, अगर हम डिस्कस करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी कि सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी कि सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से उसने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो सेम सेम रिएक्ट कर रहे थे उनको एक ग्रुप में ट्रेड किया। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो हमारे अलग अलग हमने ग्रुप्स बनाए हैं इनका क्या रिलेशन है। तो इसने ये बोला कि अगर मैं एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, लिथियम ले रहा हूँ, सोडियम ले रहा हूँ और पोटेशियम ले रहा हूँ, देन फर्स्ट और सेकंड का अगर आप मीन निकालोगे तो वो बीच वाला एलिमेंट होगा। अगर आप दोनों के एटॉमिक मास का, लिथियम का एटॉमिक मास लोगे प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम लोगे और उसका मीन निकालोगे तो वो किसके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा? सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। इस ट्रेंड के ऊपर डोबर्नियर ने अपने ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, तो फिर जब डोबर्नियर ने अपना ट्रेड दे दिया तो उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब कोई भी फर्दर साइंटिस्ट आता है तो वो अपने जो पिछले साइंटिस्ट ने कोई भी चीज़ डिस्कवर की होती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रूव की और वो क्या क्या चीज़ें प्रूव नहीं कर पाए उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो जो डोबर्नियर ने ट्रेड दिया उसको नेक्स्ट साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। ठीक है, बट उसने फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस निकाली कि वो क्या क्या प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था दैट इज न्यूलैंड। नेक्स्ट साइंटिस्ट था न्यूलैंड।
तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने बोला कि ठीक है डोबर्नियर ने ट्रेड दिया है बट वो सिर्फ 4 ग्रुप ही क्लासिफाई कर पाया है। जो मैंने यहाँ पे ये 4 ग्रुप्स लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम। तो ये सिर्फ 4 ग्रुप्स ही क्लासिफाई कर पाया था डोबर्नियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे बट उसके बारे में जो डोबर्नियर है उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया था। तो फिर न्यूलैंड ने ये सवाल उठाया कि भाई डोबर्नियर बाकियों को क्लासिफाई क्यों नहीं कर पाया है, तो सिर्फ ये 3-4 ही एलिमेंट्स का ग्रुप क्यों बनाया है। तो फिर न्यूलैंड ने खुद की एक रिसर्च निकाली और उसने अपना एक लॉ बनाया जिसका नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके अकॉर्डिंग क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव वर्ड से पता लग रहा है ऑक्ट मतलब 8 एलिमेंट। तो इसके 8 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट बनाया, लाइक कि जैसे न्यूलैंड ने 3 ग्रुप्स की एलिमेंट्स की पेयरिंग की थी, इसने 7 ग्रुप्स की पेयरिंग की और इसने बोला कि हर एक 8th एलिमेंट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो इस तरह से उसने 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। कैसा ग्रुप बनाया था इसने, जैसे फर्स्ट इसने ग्रुप बनाया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का, इसने जो भी हमारे एटॉमिक एलिमेंट्स है उसको लिखा है इसने, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इसने क्या किया, उसके टाइम पे ये वाले एलिमेंट डिस्कवर हो चुके। तो उसने बोला कि हर एक 7th एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का ग्रुप बन गया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, जो क्या है, सोडियम। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन के साथ मैच करेगी। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ मैच करेगी, सोडियम के साथ। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अपना एक लॉ दिया जिसमें 8 एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फिर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर न्यूलैंड के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज मेंडलीव। न्यूलैंड के बाद जो साइंटिस्ट आया वो था मेंडलीव। सो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल देना था। तो अगर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल देना है तो उससे पहले उससे पिछले वाले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी डिस्कवर किया है उसको कॉन्फ़िगरेशन किया, उसको उसने रीड किया, रिसर्च किया। तो जब उसने न्यूलैंड लॉ को रिसर्च किया तो उसने उसकी लिमिटेशंस निकाली। तो उसने न्यूलैंड्स की लिमिटेशन निकाली कि न्यूलैंड्स क्या क्या डिस्कवर नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले न्यूलैंड ने नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताया था। नोबल गैसेस के बारे में न्यूलैंड कुछ भी नहीं बता पाया था, ठीक है। सेकंड, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही डिफाइन कर पाया था। उसके आगे जो फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुए थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट के उसने 20 to 30 एलिमेंट्स को तो डिस्कवर कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फर्दर के एलिमेंट्स जो थे जो डिस्कवर हो चुके थे वो न्यूलैंड के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो फिर मेंडलीव ने बोला भाई ये तो तुमने थोड़े से एलिमेंट को कर दिया, बाकी एलिमेंट्स का क्या। तो फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने फिर अपना पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव ने जो हमारा ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो ऑलमोस्ट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफाइन हो जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने ऑलमोस्ट पीरियड्स ग्रुप्स वगैरह बना दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। कुछ कुछ चीज़ें थी जिसको वो डिफाइन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो हमारा जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसमें से 70 to 80% दिस वन, जो ये हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है इसका 70 to 80% पार्ट जो है वो मेंडलीव ने डिफाइन कर दिया था, ठीक है जी। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी जो मेंडलीव ने डिफाइन नहीं की थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव, जो मेंडलीव है वो क्या क्या डिस्कवर नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले जब मेंडलीव ने ग्रुप बनाया तो वो हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया था। सबसे पहले तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया था, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन। हाइड्रोजन की पोजीशन वो क्यों नहीं डिफाइन कर पाया था, क्योंकि जब उसने टेबल दिया तो
अलग अलग साइंटिस्ट ने ये बात उठाई कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए या 17th ग्रुप में आना चाहिए। रीज़न, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो 17th ग्रुप के साथ मैच करती है। 17th ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज कैसे मैच करती है, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें 17th ग्रुप में हमारा एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 1 की। तो इस तरह से काफी प्रॉपर्टीज थी जो हाइड्रोजन की वो ग्रुप 17 के साथ मैच करती थी। दैट इज वाई ही वॉज कंफ्यूज्ड कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में जगह देनी चाहिए या ग्रुप 17 में, तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या नहीं बता पाया था? आइसोटॉप्स के बारे में। सेकंड, वो आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाया था कि आइसोटॉप्स कैसे डिफाइन करेंगे और उनको कैसे पोजीशंस देंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, जो हाइड्रोजन के हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, इनको भी वो डिफाइन नहीं कर पाया था। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में भी उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है जी। तो फिर उसने क्या किया कि इन कुछ लिमिटेशंस को वो डिफाइन जब नहीं कर पाया तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो उसके बाद फर्दर जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने और डिस्कवरी की अलग अलग एलिमेंट्स के। तो जो मेंडलीव ने फाइनल पीरियोडिक टेबल दिया था उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया एंड आफ्टर हमारा जो है फाइनल पीरियोडिक टेबल बना। फाइनल पीरियोडिक टेबल हमारा कैसा बना? दिस वन। ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जो मेंडलीव की कमियां रह गई थी तो वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी गई थी। हाइड्रोजन को भी पोजीशन दे दी गई थी। फर्दर के एलिमेंट जो थे टोटल 118 एलिमेंट, उसके बाद भी जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए सबको इस टेबल के अंदर पोजीशन मिलती गई। ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल पीरियोडिक टेबल। इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया? अलग अलग पीरियड्स में, ग्रुप्स में। ठीक है जी। और कैसे कैसे उनको टोटल हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ। क्या क्या चीज़ें डिफाइन हुई है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें डिफाइन हुई हैं? दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ टोटल 18 ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ टोटल कितने ग्रुप्स हैं इसके पास? 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कितने हैं इसके पास? टोटल 7 पीरियड्स हैं। देन उसके बाद जो 7 पीरियड है उसमें से जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। ये डिफाइन हुआ कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। देन उसके बाद सेकंड पीरियड आया हमारा। सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। देन थर्ड पीरियड आया। थर्ड पीरियड के अंदर भी सेम 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। देन फोर्थ पीरियड आया। फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड के अंदर होते हैं टोटल 18 एलिमेंट। देन आया फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे होते हैं अगेन 18 एलिमेंट। तो हमारे फिफ्थ पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड के अंदर होते हैं 32 एलिमेंट। तो जो भी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसमें सिक्स्थ पीरियड के अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स बनाए गए हैं। एंड देन सेवेंथ पीरियड के अंदर एफ ब्लॉक वगैरह सारा कुछ डाला गया और वो अभी तक इनकम्प्लीट है। सेवेंथ पीरियड हमारा अभी तक इनकम्प्लीट है। जितने भी हमारे नए एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको डिफाइन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं हमारे? कौन कौन से ब्लॉक हमारे हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
इन ब्लॉक्स के अंदर इनको डिफाइन किया गया है और अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी बताई गई है कि एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, पी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, डी के अंदर कितने होंगे और एफ के अंदर कितने होंगे। एस ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जनरल फॉर्मूला दिया गया है NS122। पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए जनरल फॉर्मूला दिया गया है NS2NP126। डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए जनरल फॉर्मूला दिया गया है हमारा N-1 इंटू D1 to 10 NS122। एंड एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है दैट इज N-2 F1 to 14 N-1 इंटू D0 to 1 NS2। तो ये है हमारे जनरल फॉर्मूला एस पी और डी और एफ ब्लॉक के। अब ये है क्या, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो जो हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है कि जो हमारे 18 ग्रुप्स हैं, इन 18 ग्रुप्स में से जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो हैं हमारे, दैट आर नोन एज एस ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेके 18 ग्रुप जो है, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली से लेके हाइड्रोजन फैमिली तक, यहाँ तक जो है ये हमारा दैट इज नोन एज पी ब्लॉक। ये है हमारा पी ब्लॉक और ये फर्स्ट 2 जो है ये है हमारे एस ब्लॉक। अब ये जो 3rd से लेके 12 तक के बीच में जो ब्लू पोर्शन है दैट इज नोन एज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और जो नीचे ये बाहर 2 लाइंस निकाली हुई है दैट आर नोन एज एफ ब्लॉक। ये है हमारे एफ ब्लॉक। तो इसको इस तरह से फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एफ ब्लॉक के अंदर ये जो 2 लाइंस है इसमें से फर्स्ट लाइन का नाम है लेंथेनॉइड्स। तो एक इसमें है लेंथेनॉइड्स और दूसरी जो है इसमें वो क्या है, एक्टेनॉइड्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको एस पी डी और एफ ब्लॉक में डिफाइन किया गया है। अब ये एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एस पी डी बनते कैसे हैं। शेल्स हमने अभी तक आपने ये चीज़ किया है कि बोहर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेल्स होते हैं N1 N2 N3 N4। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वो जो सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको फर्दर क्लासिफाई करना होता है। सेकंड शेल को फर्दर क्लासिफाई करना होता है एस में, पी में। थर्ड शेल को भी फर्दर क्लासिफाई करना होता है एस में, पी में, डी में। तो कोई भी एलिमेंट जो है लाइक किसी का एटॉमिक नंबर है 10, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, दैट विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अभी हम सिर्फ क्लासिफाई करेंगे, पीरियोडिक टेबल को किस तरह से क्लासिफाई किया वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। उसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी पार्ट क्लियर हो गया कि हमने पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को देख के ये पीरियोडिक टेबल बना। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी दैट वाज, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी दैट इज एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले किसको देखा गया, एटॉमिक रेडियस। जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनमें सबका क्या क्या साइज है, उसके साइज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है टेबल के अंदर, तो एटॉमिक रेडियस देखा गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो देखी गई है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखा गया है, हमने इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन की थी। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसमें देखी गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसमें देखी गई है दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टीज को देख के हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो बना है। तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब कोई भी अगर आपका एटम है उसका रेडियस मतलब उसके साइज की बात हो रही है। अगर हम किसी भी एटम के साइज की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
दीज आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स हैं आपके। अगर हम इनकी बात करें तो नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एज वी डिस्कस अवर इन लास्ट वीडियो, कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो फर्स्ट शेल के अंदर है। इसी तरह से 7 पीरियड्स बने हैं ना हमारे, क्योंकि 7 शेल्स के अंदर एलिमेंट्स जाते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन जो है हमारा फर्स्ट शेल के अंदर है। लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, दैट इज इन सेकेंड शेल। सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इन थर्ड शेल। पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन फोर्थ शेल। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहले एक शेल था, फिर 2 शेल आ गए, फिर 3 शेल आ गए, फिर 4 शेल आ गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज होगा। अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है दैट विल इंक्रीजेस। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड। अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं, अलोंग द पीरियड का मतलब है कि हम पीरियड वाइज देखें। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे इस चीज की बात करें तो ये सारे के सारे सेकेंड शेल के अंदर, ये सेकेंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लिथियम में पहले सेकेंड शेल में 1 आ रहा है, बेरिलियम में 2 आ रहे हैं, बोरोन में 3 आ रहे हैं, कार्बन में 4 आ रहे हैं। तो वो सेम शेल के अंदर ही आ रहे हैं। तो सेम शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि शेल तो एक ही है, तो साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की, एक ही शेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसकी इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, उनकी इंटरेक्शन ज्यादा होती है। दैट इज वाई एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देखिए मैं आपको टेबल दिखाती हूँ इसका, सी। सो अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा जो रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस एरो को इस साइड बनाया गया है। ये एरोस किस तरह से बनाए गए हैं, इन इंक्रीजिंग फॉर्म। अभी हमने ये डिस्कस किया कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो एरो का साइज डायरेक्शन नीचे को दी गई है। बट अभी मैंने ये चीज बताई कि अलोंग द पीरियड अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब है एटॉमिक, यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड बना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। ये देखिए जो रेड पार्ट से यहाँ पे एरो बनाया गया है दैट इज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी ये चीज कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, I will discuss it again. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the electron from the outermost shell electron. ठीक है, तो कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटम है, इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे बाहर वाले शेल में जोन सा भी इलेक्ट्रॉन होगा इसको रिमूव करना है हमें। अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर रिमूव करना है, सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम का मतलब है कम से कम जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो हमारी क्या होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ट्रेंड क्या बनेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो वही हम एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट से ही डिस्कस करेंगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब दोबारा से हम टेबल डिस्कस करते हैं। देखिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम फर्स्ट पीरियड की ही बात करें, फर्स्ट ग्रुप की ही बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो अभी मैंने ये चीज़ बताई कि उसके शेल्स इंक्रीज होते हैं। अगर वो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो लाइक अगर हम यहाँ पे रुबीडियम की बात करें, रुबीडियम का कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ शेल में है। रुबीडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ शेल में चला गया। अब वो फिफ्थ शेल में जो है इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो गया।
डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उनकी इंटरेक्शन कम हो गई, तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली निकाला जा सकता है। जो एक इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में पड़ा है उसका उसके न्यूक्लियस से कोई इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो अगर किसी चीज़ को इजीली रिमूव किया जाता है तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी उसी को देनी पड़ेगी ना निकालने के लिए, जिसकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या ट्रेंड बताएंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ट्रेंड, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है, तो इसीलिए इसका एरो जो है वो ऊपर को बनाया गया, क्योंकि एरोज जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म है कि अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट अगर हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस आयनाइजेशन एनर्जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम इसकी बात करें तो क्या चीज़ बन रही है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, अगर हम इसकी बात करें तो सेम शेल के अंदर वही चीज़ जो मैंने बताई कि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इंटरेक्शन इंक्रीज हुई है, सेंटर में जो सा भी न्यूक्लियस है उसकी इंटरेक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंक्रीज हुई है। अगर इंटरेक्शन इंक्रीज हुई है तो मतलब अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो भी होगा उसको रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेक्शन इंक्रीज होती जाएगी, उस इंटरेक्शन को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अलोंग द पीरियड जाते हुए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस वन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है कि अभी तक जो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे हमने क्या कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। बट अगर हमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं एटम में से तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो एटम में से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज on adding one electron to the isolated gaseous atom। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी दैट विल बी लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज, यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे, रिलीज की बात करेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी एटम, उसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो क्या आ रहा था, दैट विल बी, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना था, रिमूव करना था। अगर आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो एनर्जी क्या करनी पड़ रही थी, देनी पड़ रही थी, ऐड करनी पड़ रही थी। बट अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको समझाने के लिए सिंपल सी चीज है, लाइक आप ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट उठाइए, लाइक यहाँ पे ये उठा लीजिए फ्लोरीन है। अगर ये फ्लोरीन आपका एलिमेंट है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हर एक एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर एक जो भी एटम है जिसके पास मतलब जो होता है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हर एक शेल ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए होता है कि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर पाए। अगर वो अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अब मान लो कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, और ये भी इस फैराक में होता है कि मुझे कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। जब कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो वो लीस्ट एनर्जी पे होती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ स्टेबल फॉर्म में होती है, स्टेबल का मतलब है वो लीस्ट एनर्जी पे। अगर हम कोई कहते हैं ना कोई चीज़ अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब है कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा और वो लीस्ट एनर्जी पे जाना चाहेगा, तो उसमें से ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी।
तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है हमारी, वो भी तो यही चीज़ है ना, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो फटाफट उसको ले लेगा, स्टेबल होने की वजह से उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी है उसमें से हाई अमाउंट में रिलीज होगी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। ये देखिए एरो भी बना है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो हमारा अलोंग द ग्रुप डाउन द ग्रुप होगा तो उसका ट्रेंड ऑपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड दे रखा है, ऑपोजिट दे रखा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसीलिए इसका एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया गया है। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज क्यों होती है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लाइक आप कोई भी उठा लीजिए, ग्रुप 17 की ही बात करते हैं। ग्रुप 17 में अगर हम कहें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे हैं, तो अगर हम नीचे नीचे जा रहे हैं सबके पास 777, सबको हर एक में 777 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सब इजीली लेना चाहेंगे। बट अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इतनी इंटरेक्शन, जो भी आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करोगे उसकी न्यूक्लियस के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे। दैट इज वाई जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए इसका एरो जो है ऊपर वाली साइड की, अगर हम नीचे से ऊपर वाली साइड जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। ठीक है जी, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। अभी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल में, सो यू कैन सी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, ये जो लेफ्ट पार्ट होता है ये सारा का सारा क्या होता है, मेटालिक होता है। और अगर हम राइट साइड की बात करें, ये वाला सारा पोर्शन हो गया नाइट, ये वाला जो मैंने शेडेड किया है अभी, अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये सारा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अगर पीरियोडिक टेबल देखना है तो आप बस ये देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सारा पार्ट है दैट इज ऑफ मेटालिक करेक्टर, एंड राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो क्या है, नॉन मेटालिक करेक्टर। अगर लेफ्ट मेटालिक है और राइट नॉन मेटालिक है तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल्स बन रहे हैं, अगर मेटल से नॉन मेटल्स बन रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये देखिए हम इसमें ट्रेंड में भी देख सकते हैं इसका, ये देखिए कैसे बनाया है इसका एरो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट शो किया है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्यों शो किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स, राइट हैंड साइड नॉन मेटल। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज की बात करें तो राइट से लेफ्ट जाएंगे। और इसका ये डायगोनल फॉर्म में एरो बनाया जाता है कि सबसे नीचे से सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, ये वाले जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होते हैं। तो इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक का ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट non-metallic character increases, as we move right to left metallic character increases। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में क्या ये जो ट्रेंड्स बने हैं, क्यों बने हैं, ग्रुप्स कैसे बने, पीरियड्स कैसे बने, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। और पिछली वीडियो में भी हमने इनकी ट्रेंड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। इन दोनों वीडियोस को जो बच्चे देख लेंगे तो उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का क्लियर हो जाएगा। बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अभी 11th में हुए हैं, 11th हो गया, 12th हो गई, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की, हर एक जगह पे पीरियोडिक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो उसका बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो जाएगा, बिकॉज
आपके यहाँ पे जो 11th के अंदर चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, वो सारा का सारा इन सभी ट्रेंड्स के ऊपर है। जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो उस चैप्टर्स को भी नहीं कर पाएगा। 12th के अंदर भी पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक चैप्टर्स हैं, तो इनको समझने के लिए ये सारे ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है लास्ट वीडियो, वो भी जाके ज़रूर देखिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। एक चीज़ और कर लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं ना, उसके लिए इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पढ़ना पड़ेगा हमें। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग का मतलब, शील्डिंग वर्ड से पता लग जाएगा आपको। शील्डिंग का मतलब होता है एक तरह से प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का क्या मतलब होता है? शील्डिंग मींस कोई चीज प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव कैसे होगा, कोई कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कोई एटम उठाते हैं, ये देखिए ग्रुप 1 के अंदर अगर हम कोई एटम उठा रहे हैं, पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप में नीचे जाते जाते 4th या 5th नंबर पे पोटेशियम या रूबिडियम, कोई भी आप एटम उठा रहे हो, ठीक है, तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, 4th शेल में है या 5th शेल में है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन ने रिएक्ट करना है किसी के साथ, तो उसका बॉन्ड किसके साथ होता है, अंदर जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है उसके साथ वो बॉन्ड होता है। तो उसके साथ क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में, जितनी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन होगी उतना ज़्यादा वो दूसरे के साथ ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? अगर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली फुल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, उसी ने तो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखा हुआ है। अगर उनकी बाउंडेशन कम होगी, उनकी इंटरेक्शन कम होगी, तो अगर वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा बाउंड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाता है। तो अगर कोई भी उसको बाहर एलिमेंट दिखता है जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है तो वो ईजिली रिएक्ट हो जाता है। तो उसकी बाउंडेशन एक तो डिस्टेंस की वजह से नहीं होती है, सेकंड किस वजह से नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग की वजह से। अब ये शील्डिंग कौन करते हैं? बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो 4th शेल के अंदर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4th शेल के अंदर है, जो बीच वाले शेल है, फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, वो जो फील्ड है उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंटरेक्शन नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस हूँ, मेरे अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इंसान खड़े हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 पर्सन्स खड़े हैं, थर्ड शेल में अगेन 8 पर्सन्स खड़े हैं, उसके बाद 4th में जाके एक पर्सन खड़ा है जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट करना है। तो बीच में जो इतनी भीड़ है वो मुझे इतने दूर वाले बंदे से इंटरेक्ट करने में मुश्किल करेगी ही। तो ये जो बीच वाली भीड़ है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम मतलब वो एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड बना देते हैं। शील्ड बनाने की वजह से क्या होता है, वो उनको इंटरेक्ट नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा न्यूक्लियस के साथ तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट विल गेट इजीली रिएक्ट। तो जहाँ पे जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग बढ़ती जाएगी, वहाँ पे इजीली जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी इस ट्रेंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अब हमने सारी क्लासिफिकेशन कर ली है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ इसका ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड जाते हुए डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड जाते हुए इंक्रीज होती है। जिन्होंने नोट नहीं किया है ये टेबल बना लीजिए अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी, ताकि ये आपको हमेशा ट्रेंड याद रहे। अगर ये आप बना लोगे ना टेबल, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, तो आप हर एक क्वेश्चन जो है इसका अटेम्प्ट कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है अलोंग द पीरियड जाते हुए इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज होती है। मेटालिक करेक्टर राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसकी जो भी अभी हमने क्लासिफिकेशन की है आज की वीडियो में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाली, ट्रेंड्स वाली, पिछली वीडियो में भी हमने ट्रेंड्स की डिस्कशन की थी, इन सब के ऊपर, या फिर हमने जो ट्रेड्स किए हैं, कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट आए, डॉबर्नियर ट्रेड आया, देन हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किया, देन हमने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल किया, देन हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन की, इन सब के ऊपर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो बी रेडी विद द टॉपिक। जिसको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है इन वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, आई विल क्लियर यू। देन हम कल की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये चैप्टर है इसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So be ready with our next video. All right. तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप डेली लर्न के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।